दोस्तों मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोगों ने आस्था पब्लिकेशन का जो बीपीएससी 68वीं का प्रैक्टिस सेट चालू हुआ है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 2 में टोटल 50 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग 50 से टोटल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो 50वें नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। भारतीय मैकियावाली किसे कहा जाता है? तो भारतीय मैकियावाली किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारत का मैकियावाली चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री एवं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। इसी कौटिल्य के साथ रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने से साथ ले आया था? तो 51 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों, यह था महापद्म नंद। महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके विजय स्मारक के रूप में महावीर की मूर्ति अपने साथ ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 52 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है कि धम्म महामात्रा का मुख्य कार्य महिलाओं की नैतिक आचरण की देखरेख करना था। यही यहाँ पर जो है दोस्तों असत्य कथन है। ठीक है, असत्य कथन है और सभी कथन सत्य हैं। 53 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों कि गुप्त काल में कृषि के लिए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका क्या अभिप्राय है, जिसका क्या मतलब है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता है। खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, किस शासक के दरबार में 9 रत्नों का प्रमाण मिलता है? किस शासक के दरबार में 9 रत्नों का प्रमाण मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न का प्रमाण मिले हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्रमशः क्या है? तो चोल प्रशासन का सुसंगठित स्वरूप क्या है दोस्तों? तो जो पहला ही आंसर सही हो जाएगा, मंडलम, वलनाडु, नाडु और कोट्टम। चोल साम्राज्य का सुसंगठित स्वरूप क्रमशः ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो द्रविड़ शैली के मंदिर गोपुरम से मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गोपुरम को मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। संगम काल में उड़ेउर किस लिए विख्यात है? तो संगम काल में उड़ेउर जो विख्यात है दोस्तों, यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए यह विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 58 नंबर प्रश्न, चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो चोल राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो चोल वंश का प्रथम राजा उदयन नजरेल था, यही यहाँ पर असत्य है। जबकि चोल कथन में इसका क्षेत्र पेन्नार और वेल्लार नदियों के मध्य स्थित था, बिल्कुल सही है। संगमकालीन चोल शासकों में कड़ीकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था, बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सही है। डी देखते हैं, चोलों का प्रारंभिक राजधानी उत्तरी मनलूर था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए, बी और डी तीनों सही है और लेकिन यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ कथन में दिया गया है तो इसको देख लेते हैं क्या सब कथन में दिया गया है। तो 59 में देख लेते हैं क्या सब कथन दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह का प्रश्न हो जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में के लिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये पहचानना है। संगम काल में काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। संगम काल में और अरकमेंडू पश्चिमी तट का एक प्रमुख बंदरगाह तथा व्यापारिक केंद्र था। जी हाँ दोस्तों, अरकमेंडू जो है दोस्तों ये पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था।
संगमकालीन शासक को युद्ध प्रेमी थे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है। संगम साहित्य में दासों के लिए वेनिगर शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 60 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस राजवंश के विषय में मेगास्थनीज ने कहा है कि यह राज मोती के लिए प्रसिद्ध है तथा इस राज के शासन की बागडोर स्त्री के हाथ में है? यह किसके बारे में कथन कहा गया है दोस्तों? तो यह कथन जो है पांड्य राज के बारे में कहा गया है। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 61 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य को तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरह का प्रश्न हो जाता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो चारों ऑप्शन में कौन सा कथन सत्य है ये आपको पहचानना है दोस्तों। तो 62 में देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, एक से अधिक कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है। चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह समकालीन महान शासक था। इसके काल की विशेष घटना पत्नी पूजा प्रारंभ हुई, जिससे आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। यह किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेन गुटवन के बारे में यह कहा जा रहा है। इन्होंने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है 64 नंबर प्रश्न। संगमकालीन सामाजिक व्यवस्था में मनरम शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए हुआ है? तो 64 का राइट आंसर होगा दोस्तों यह राजा का न्यायालय के लिए मनरम शब्द का प्रयोग हुआ है। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो असत्य विकल्प इनमें से चुनना है दोस्तों, तो अच्छा से इसको देख लेंगे उसके बाद चुन लेंगे। तो देख सकते हैं विशिष्ट पुत्र पुलमनी को वेदों का आश्रय कहा जाता है, यही यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है। ठीक है। जबकि भड़ोच सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था, बिल्कुल सही है। सामंतवाद का प्रथम लक्ष्मण सामंत वाहन काल से ही दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही है। सामंत वाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन है। 66 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत ने किसी न किसी समय आए थे, तो कौन सा वह इनका सही कालानुक्रम है ये पूछा जा रहा है। तो 66 में देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले मेगास्थनीज आया, उसके बाद कौन आया दोस्तों? मेगास्थनीज के बाद आया फाहियान। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आने के बाद उसके बाद कौन आया दोस्तों? तो उसके बाद इत्सिंग आया और उसके बाद इब्न तूता आया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन राज्यों शासकों के मध्य युद्ध को जाना जाता है? तो 67 का क्या आंसर होगा दोस्तों? तो 67 का आंसर होगा राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार। राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन जीता था दोस्तों? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 68 नंबर प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो 68 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ये क्या होगा? सोलंकी वंश के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो सोलंकी वंश के बारे में, तो सोलंकी वंश क्या हो जाएगा? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश क्या हो जाएगा? मूलराज प्रथम। कलचुड़ी वंश के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कलचुड़ी वंश क्या होगा? कोक्कल हो जाएगा कलचुड़ी वंश। चालुक्य वंश के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो चालुक्य जो वंश है, चालुक्य वंश यह हो जाएगा विष्णुवर्धन। वहीं राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग। इन सभी के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा दोस्तों, तो सोलंकी वंश मूलराज प्रथम, कलचुड़ी वंश कोक्कल, चालुक्य वेंगी वंश के विष्णुवर्धन, वहीं राष्ट्रकूट वंश के दंतु दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला के देख लीजिएगा दोस्तों।
नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। पूरा प्रैक्टिस सेट लगाने पर आपको पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन का लेवल 68वीं बीपीएससी जो कि न्यू पैटर्न पर है वह कैसा आ रहा है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गौतमी बल्लभश्री। गौतमी बालाश्री जो थी दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में सातवाहनों को जाना जाता है। दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में सातवाहनों को जाना जाता है। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जो प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित ये पूछा जा रहा है। चंद्रगुप्त महरौली लोह स्तंभ बिल्कुल सही है। समुद्रगुप्त इलाहाबाद लोह स्तंभ बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी शिलालेख बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सही है, तीनों का मिलान सही है। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? लिच्छवी दोहित्र स्वयं को किसने कहा था दोस्तों? यह स्वयं समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र की उपाधि ली थी। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। आंसर देने का दोस्तों प्रयास कीजिएगा। इस शासक ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण थी। यह किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों? यह विम कटपिसस के बारे में कहा जा रहा है। विम कटपिसस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए और विम कटपिसस के सोने के सिक्के पर शिवजी की, नंदी की और त्रिशूल की आकृति उत्कीर्ण थी। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये भी कूट में दिया गया है, तो इसे भी आराम से हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। ठीक है। तो देख सकते हैं, सबसे पहले श्रीगुप्त आएगा। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त आएगा। उसके बाद कौन आएगा दोस्तों? उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। उसके बाद स्कंदगुप्त आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, राजाओं का कालानुक्रम। 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कथा सरिता सागर के रचयिता कौन हैं? तो कथा सरिता सागर के रचयिता सोमदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सोमदेव हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? तो परम सौगात की उपाधि किसने धारण की दोस्तों? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा, पाल शासकों ने परम सौगात की उपाधि धारण की। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की औपचारिक भाषा थी? तो गुप्त काल की औपचारिक भाषा कौन थी दोस्तों? तो संस्कृत। गुप्त काल की औपचारिक भाषा संस्कृत थी। ये सिक्के के 9वें गुरु थे। ये सिक्कों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब द्वारा रवीशगंज दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये किसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, जिनकी हत्या औरंगजेब द्वारा दिल्ली में कर दी गई थी। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे, यही यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। रासतरंगिणी ग्रंथ किस भाषा से संबंधित है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रासतरंगिणी जो ग्रंथ है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कूट में दिया गया है दोस्तों, तो देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। तो कथनों पर हम लोग विचार कर लेते हैं और सही कथन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। 81 नंबर देख सकते हैं, चारों ऑप्शन आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कौन सा विकल्प जो है दोस्तों यहाँ पर सही है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 1194 ईस्वी में गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित किया था, यही सिर्फ यहाँ पर सही है, जबकि 1 और 2 यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा। तो केवल का केवल 3 जो है दोस्तों यहाँ पर सही है। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे सिवाय नारीत्व के, और इसी कारण मर्दों की दृष्टि में उसके सभी गुण बेकार थे।
तो 82 का किसके बारे में ये प्रश्न कहा जा रहा है दोस्तों? तो यह मिन्हाजुद्दीन के बारे में कहा जा रहा है। रजिया बेगम के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन किसका है? तो मिन्हाजुद्दीन ने यह कथन कहा था। 83 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से संबोधित किया था? तो 83 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यह खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया था मोहम्मद हबीब ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शाहंशी शाह आलम अज दिल्ली का पालम तापालम उपरोक्त पंक्तियां किस मुगल शासक के लिए व्यंग्यात्मक रूप से कही गई थी? 84 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने यह कहा था। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न है तारिक ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो कौन सा शासक सिंहासन पर नहीं बैठता था दोस्तों? तो बहलोल जो लोदी था यह सिंहासन पर नहीं बैठता था। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न है इस मध्यकालीन शासक ने कई सफल सैनिक अभियान किए लेकिन ग्वालियर को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसने आगरा नामक नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाई। यह किसके बारे में कथन है दोस्तों? तो यह कथन जो है सिकंदर लोदी के बारे में है। इन्होंने ही आगरा शहर की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी भी बनाई। 87 नंबर प्रश्न है राजाओं ने दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो 87 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 87 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो 87 का राइट आंसर होगा बलबन। दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बलबन ने, दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। 88 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में मुसाफिर मुमालिक नामक अधिकारी होता था। तो क्या होता था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो 89 में सत्य कथन का चयन करना है तो देख सकते हैं खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, यही यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस शासक की पूर्ववर्ती थी? तो रजिया सुल्तान किसकी पूर्ववर्ती शासिका थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बहराम शाह। बहराम शाह को हटाकर रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। 91 नंबर प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो खुद को खलीफा किसने घोषित किया था दोस्तों? तो मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कूट में दिया गया है निम्नलिखित में को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो सभी का कालानुक्रम में हम लोगों को व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले खिज़्र खां, उसके बाद बहलोल लोदी, उसके बाद कौन आया दोस्तों? तो पहले खिज़्र खां आया, उसके बाद बहलोल लोदी आया, तो उसके बाद सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी आया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था सिकंदर लोदी? तो 93 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी फारसी में कविताएं लिखता था। 94 नंबर प्रश्न है किस वंश के सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया था? किस वंश के सुल्तान ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया था दोस्तों? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश के शासकों ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सल्तनत कालीन भूमिकर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। तो असंगत युग्म का चयन करना है दोस्तों। तो देख सकते हैं जकात कर धार्मिक कर है, यही यहाँ पर असत्य है, यही यहाँ पर असंगत कथन है। जबकि हक ए सर्व सिंचाई कर है, बिल्कुल सही। किस्मत ए खोती ये उपहार कर है, बिल्कुल सही। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, बिल्कुल सही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा असंगत कथन ऑप्शन नंबर सी है, गलत कथन ऑप्शन नंबर सी है।
96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से वह इतिहासकार कौन था जो चित्तौड़ अभियान के समय अलाउद्दीन के साथ था। तो अलाउद्दीन के साथ कौन था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है, इब्न तूता अफ्रीकी यात्री इस शासक के काल में भारत आया जिससे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। 99 नंबर प्रश्न है, यह शासक अपनी प्रजा के बीच न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने किला ए राय पिथौरा नाम से दिल्ली के 7 नगरों में से पहले नगर की नींव रखी। तो 99 किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए। तो जीतल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए, तो इल्तुतमिश ने जारी किए। तो अभी हम लोगों ने आस्था पब्लिकेशन का बीपीएससी 68वीं के लिए प्रैक्टिस सेट 2 में टॉप 50 से टॉप 100 नंबर के प्रश्न देखें। आशा करता हूं कि आज का ये क्लास आपको काफ़ी आनंद लाया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज का ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।